हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि हमें सॉल्यूशन के अंदर किन किन की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आज हम सबसे पहले की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप अपने दिमाग में बस पैटर्न को बिठाना स्टार्ट करिए कि चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हो और आगे क्या पढ़ने वाले हो। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू मेक ए सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ता है। तो यहीं से आपका सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, वो आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का देखिए मतलब क्या है। देखिए कंसंट्रेशन को आप सिंपल ये कह सकते हो कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने सॉल्यूट को कितना डिसॉल्व किया है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे कि आपने घर पे, अगर मैं सॉल्ट और वाटर की सॉल्यूशन की बात करूं, तो आपने सॉल्ट की कितनी क्वांटिटी को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया है, उस क्वांटिटी को बताना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। तो कंसंट्रेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो वर्क करती है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन, आर डिसॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो अगर कोई कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब समझाए तो कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, इसी चीज को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। देखिए ये जो दो डेफिनेशन को एक साथ मर्ज किया गया है कि आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी कंसंट्रेशन बता सकते हो और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन को बता सकते हो। अब बेसिकली ये आता है कि यार किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मेजर करना है तो इनके लिए हम कुछ टर्म्स का यूज करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या था, सिंपली कंसंट्रेशन का मतलब था कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आपने किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। और कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको कितना, आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने कितने सॉल्यूट के क्वांटिटी को डिसॉल्व किया है, उस क्वांटिटी की कैलकुलेशन करना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन टर्म कहलाता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जहां पे मेजरमेंट के बारे में ही हमको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। तो बेसिकली अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करूं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कंसंट्रेशन टर्म जो आपके लिए कंसंट्रेशन टर्म है, इसको हम दो यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और वो दो यूनिट्स आपके लिए सिंपली क्या है, सबसे पहले आप कंसंट्रेशन टर्म पढ़ोगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। और जो दूसरा है आपके लिए वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। देखिए एक प्रॉपर नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है, तो आप साथ के साथ आप वीडियो को पॉज करके साथ के साथ ये सारी चीजें लिख सकते हैं। जहां पे हम सबसे पहले किस चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में, जहां पे सबसे पहले आपके लिए क्या है, परसेंटेज मास बाय मास। सेकेंड आपको मेथड सिखाऊंगा जहां पे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और जो थर्ड है आपके लिए वो है मोलैरिटी, मोलैरिटी। और जो फोर्थ है आपके लिए वो है नॉर्मेलिटी। इसके अलावा फिफ्थ पे है आपके लिए फॉर्मेलिटी, जहाँ पे आप नॉर्मेलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो।
नॉर्मेलिटी को n से, मोलैरिटी m, नॉर्मेलिटी n और फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सिक्स्थ आपका लास्ट पॉइंट होगा वो है ppm, पार्ट पर मिलियन, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये 6 ऐसे कंसंट्रेशन टर्म हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और ये ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं वो है परसेंटेज मास बाय मास, सेकेंड है आपके लिए परसेंटेज सॉरी ppm मास बाय मास, इसके अलावा थर्ड जो आता है वो आता है आपके लिए मोलैलिटी, मोलैलिटी और जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चौथा है आपके लिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो इसको काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल होता है आपके लिए काई का। तो बेसिकली बात आती है कि सर ये रहे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म जो कि 6 है, और ये है आपके लिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म जो कि आपके लिए 4 है। अब बात आती है सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा टर्म कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है। तो इसका बेसिक ट्रिक क्या है, देखिए आप अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब कि आप सॉल्यूट की क्वांटिटी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हो जाता है, क्योंकि आपको एक बात पता है कि वॉल्यूम ऐसा एक यूनिट है जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को घटाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। और अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करूंगा तो आप कह सकते हो कि सर ऐसे कंसंट्रेशन टर्म को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कहेंगे। और ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कौन सा टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म की, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म ऐसे टर्म्स होते हैं जहां पे सॉल्यूट की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ मास। आप यहां पे देख सकते हो मैं मास के रिस्पेक्ट में ही क्या कर रहा हूं, किसी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और मास एक ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सर्दी के अंदर हमारा मास कम हो जाए या गर्मी के अंदर हमारा मास बढ़ जाए। तो ये जो चीज है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा आसान है और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले जो हम टर्म स्टार्ट करेंगे वो है आपके लिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, जहां पे 6 टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आपको अगली वीडियो के अंदर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, जहां पे आपको 4 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ के साथ ये सारी चीजों को आप नोट डाउन करते रहिए जिससे आपके पास एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर हो सके। तो आप अगली हेडिंग लिखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। अगर मैं बात करूं तो आपके पास नेक्स्ट क्या जाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अब बात आती है कि सर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म की, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है, नंबर 1 हमें पढ़ना है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। देखिए अगर आपको मैं बात करूं टेम्परेचर मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो आप जानते हो कि सर आप परसेंटेज का मतलब होता क्या है कि परसेंट 100 में से, मतलब कि आपके पास 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितना परसेंट आपका सॉल्यूट है। एक्चुअल में इससे क्या पता चल रहा है, सॉल्यूट के अमाउंट के बारे में ही तो पता चल रहा है ना कि आपने कितना सॉल्यूट को एक वॉल्यूम 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है। तो याद रखिएगा परसेंट का मतलब होता है कि जहां पे हम क्वांटिटी 100 में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में भी था ये, 11th क्लास में भी था, जहां पे आप सिंपल कह सकते हो कि सर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। और जो आप सॉल्यूट का मास लोगे वो हमेशा किस में लोगे, ग्राम में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आप किसमें लोगे, मिलीलीटर में लोगे। और अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो परसेंट मतलब 100 में से, तो 100 से इसको क्या कर देंगे हम, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आ जाता है मास बाय वॉल्यूम का। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की बात कहूँ तो आप सिंपल लिख सकते हो इसके अंदर कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में होगा आपके लिए, आर डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका मिलीलीटर में होगा। और बेसिक आपके पास ये एक फॉर्मूला आ जाता है। और इससे रिलेटेड अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ तो एक सिंपल न्यूमेरिकल जो कि आपको पेपर में देखने को भी मिल सकता है, और ये न्यूमेरिकल जो है आपके लिए कुछ इस तरीके से है, जहां पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। सपोज करिए आपको ये कह देगा कि 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द concentration of solute in solution in terms of mass by volume। तो ये सिंपल से जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको पेपर में इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, जहां पे अगर आपको परसेंटेज निकालना है, क्योंकि आपको साफ कह रखा है कि 5 ग्राम NaCl है जिसको 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है, और आपको कंसंट्रेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम। तो आप सिंपल बता सकते हो कि सर मास बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसके लिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 5 ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में कितना दे रखा है, 100 मिलीलीटर। और आपको परसेंटेज निकालना है तो आप यहाँ पे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा और आपके बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा 5, और परसेंटेज के लिए 5%। मतलब कि 5 ग्राम NaCl आर डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि भैया 5% NaCl को आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि आपने 9th 10th 11th में भी आपने इस सारी चीजों के बारे में पढ़ा होगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट्स लिखिए जिसका नाम है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं सेकंड कंसंट्रेशन टर्म की बात करूं तो जो आपके पास सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर मैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको सिंपल देखने को मिलेगा कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो दोनों वॉल्यूम है वो आपके लिए मिलीलीटर में रहने वाला है। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये भी आप मिलीलीटर में रखेंगे और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी क्या होगा, मिलीलीटर। क्योंकि आप जब भी परसेंटेज निकालते हैं वो छोटी क्वांटिटी के लिए निकालते हैं कि भाई इतने के अंदर आपके लिए कितना परसेंट क्या है, सॉल्यूट है। तो इसके अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आप इसका फॉर्मूला नॉर्मली लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि आपके लिए मिलीलीटर में होगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ये भी मिलीलीटर में होगा, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से आप सिंपल क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और इससे रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि 20 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल कि भैया 20 मिलीलीटर एल्कोहल को मैंने डिसॉल्व किया है, आर डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट
द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। अब सिंपल इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, और कभी कभी हमें क्वेश्चंस को पढ़ के ही ध्यान देना पड़ता है कि आप किस टर्म का यूज करोगे कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो भी मिलीलीटर में दे रखा है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो भी मिलीलीटर में दे रखा है, और कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो आप सिंपल कौन से फॉर्मूले को लोगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास यही एक फॉर्मूला है जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पे सिंपली आपके लिए कितना हो जाएगा, 20 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर आपके पास आ जाएगा 20%। मतलब कि भैया एक वाटर सॉल्यूशन के अंदर 20% क्या है, अल्कोहल को क्या कर रखा है, डिसॉल्व कर रखा है। तो ये भी कंसंट्रेशन टर्म एक बहुत ही इजी कंसंट्रेशन टर्म है, बस चीजों को आपको फोकस करना होता है। ये चीजें ऐसा नहीं है कि बोलोगे सर इतना ज्यादा आसान टर्म्स है पेपर में कैसे आते हैं, तो देखिए ये सारी चीजें आपको किसी बड़े न्यूमेरिकल्स में बहुत ही आराम से पूछ ली जाती है, समझ में आ गई बात। तो आप इन हर कंसंट्रेशन टर्म्स पे अपनी पकड़ बना के रखना, क्योंकि चीजें जो जितनी आसान होती है वो आगे जाके उतनी ज्यादा डिफिकल्ट होने लग जाती हैं। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आगे तक लेके चलूंगा, ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जहाँ पे आपको हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे अपनी पकड़ बना के रखनी होगी, और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट करना होगा। जहाँ पे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखिए, और जितनी भी चीज़ें आपके इस टॉपिक के अंदर आ रही है आप उन सारे टॉपिक्स को लिखते चलिए और एक प्रॉपर नोट्स को बनाते चलिए। तो अभी तक हमने दो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ लिए हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को निकाला है वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकाला है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकाला है। और अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कहलाता है। समझ में आई बात। अब हम बात करेंगे तीसरे कंसंट्रेशन टर्म की तरफ जिसका नाम है मोलैरिटी। और मोलैरिटी को लेके बच्चों के अंदर एक अलग ही इमेज बनी हुई है कि सर ये समझ में नहीं आता है, सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं मोलैरिटी मोलैलिटी को लेके। देखिए कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, बस आप जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर आप अपना 100% दीजिए और अपने टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तो ये सारी चीजें आपको अपने आप ही आसान लगने लग जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ तीसरे कंसंट्रेशन टर्म की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, और पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टर्म से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ हेडिंग लिखिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मोलैरिटी वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने बारे में सब कुछ बता देता है। क्या क्या चीजें हमें बता रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये दो वर्ड से ही तो मिलकर बना है, एक है मोल और एक है लैरिटी। अगर मैं बात करूं तो मोल मतलब कि ये मोल्स की बात कर रहा है, और लास्ट का जो वर्ड है लैरिटी ये किसकी बात कर रहा है, लीटर की बात कर रहा है। मतलब कि अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये डेफिनेशन क्या कहता है, मोलैरिटी आपको क्या बताना चाहता है। मोलैरिटी कहता है द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको कहा कि मोलैरिटी भी एक टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, और अगर ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है तो इसे भी हम किसके रिस्पेक्ट में निकालने वाले हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालने वाले हैं। और मोलैरिटी कहता है कि भैया आपको कितने मोल सॉल्यूट, मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो ग्राम में या मिलीलीटर में नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी किसमें होती है, मोल्स में होती है, क्योंकि नाम ही है इसका मोलैरिटी। मतलब कितने अमाउंट ऑफ मोल्स को आपने किसी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में है उसमें आपने डिसॉल्व कर रखा है। और किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स में सॉल्यूट की क्वांटिटी को कौन बताता है, वो मोलैरिटी बताता है। इसका फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही सिंपल है। अगर इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मोलैरिटी, आप इसके डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन किसके अंदर होना चाहिए आपके लिए, लीटर के अंदर होना चाहिए। ये आपके पास फॉर्मूला। अगर मैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और नंबर ऑफ मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ को हम वी से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है। तो ये आपके पास मोलैरिटी का एक सिंपल सा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हो, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सर हमें ये बात पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ आपके लिए। जो मोल्स होते हैं एन, इनका एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, गिवन मास, गिवन मास, ये आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा भी होगा फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मतलब कि अगर आपको मोल्स को कैलकुलेट करना हो तो आपके पास दो चीजें पता होना चाहिए, एक तो गिवन मास पता होना चाहिए और एक मोलर मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मोल्स को हम लिख सकते हैं, गिवन मास को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मोल्स की जो वैल्यू है, अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट आउट करूँ तो आपके पास मोलैरिटी का फाइनल फॉर्मूला निकल कर क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपके पास लीजिए मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं इन केस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन केस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर। सपोज कर लो कि अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तब आप मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे। तब आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है, जिसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, जहाँ पे आप कह सकते हो कि सर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें किस में दिया हो, अगर मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला निकल कर आता है। समझ में आई बात। तो देखिए आपके पास टोटल 3 फॉर्मूले आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एक और फॉर्मूला आया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो थर्ड फॉर्मूला आपके पास निकल के आया मोलैरिटी का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई में 1000। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ के आपको जज करना पड़ता है कि आपको तीनों में से कैसे डाटा दिया हुआ है और किस इन डाटा में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। समझ में बात। तो मोलैरिटी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको ये बताया जाता है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है। इसके अलावा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरीके से इस फॉर्मूला को डिराइव करते वक्त हमने फाइनल ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब बात आती है सर चलिए ठीक है मोलैरिटी निकल भी जाएगी तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो बात कर लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ मोलैरिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अगर मैं मोलैरिटी की यूनिट्स की बात करूं तो इसकी यूनिट्स होती है सिंपली आपके लिए, देखिए मोलैरिटी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो है। और मोल की यूनिट क्या होती है आपके लिए, मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जहां पे हम कैपिटल एम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी दो यूनिट हो गई आपके पास, एक तो मोल पर लीटर, या आप कैपिटल एम भी वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और याद रखिए जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और लास्ट में अगर आप एसआई यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके हाफ मार्क्स वहां पे सीबीएसई बोर्ड में कट हो जाएंगे। समझ में बात। तो एसआई यूनिट को लिखना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आधे आधे मार्क्स करके आपके काफी ज्यादा मार्क्स कम हो सकते हैं। तो अब ये रहा आपके पास मोलैरिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से नोट डाउन करिए और उसके बाद मैं आपको मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। देखिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको साथ के साथ न्यूमेरिकल्स कराते चलूंगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको प्रैक्टिस भी हो जाए कि पेपर में इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चीज को आप फटाफट कंप्लीट करिए, उसके बाद हम करते हैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिए। अब जो पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन
फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन if 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम NaCl are dissolved in 100 milliliter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपसे ये कहा गया है कि आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है जहां पे 58.5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया गया है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल करने का देखिए एक पैटर्न होता है। अगर आप चाहते हैं कि पेपर में आपके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल गलत ना हो तो आपको स्टार्टिंग में कुछ पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक न्यूमेरिकल्स को सक्सेसफुली कर पाएंगे। आपको ये देखना है कि आपको डाटा क्या दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में गिवन मास दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है NaCl का, और साथ के साथ आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वो मिलीलीटर में दिया है। तो जैसे ही मैंने देखा कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है, तो मेरे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आया मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का, जो हमने अभी पढ़ा है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला आया। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो मुझे क्या क्या चीजें गिवन दी है, बोलोगे सर आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, और जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके लिए NaCl, और ये आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 58.5 ग्राम दिया हुआ है। तो आप गिवन लिखने का एक हैबिट डालिए, जब तक आपके पास ये हैबिट नहीं होगी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि सर मुझे मोलर मास की भी रिक्वायरमेंट है, तो चलो लिखते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास यहाँ पे NaCl है, और NaCl का चलिए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो सोडियम होता है 23 प्लस में क्लोरीन होता है 35.5। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 58.5 क्या आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास सिंपल मोलर मास निकल कर आ गया NaCl का। और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया हुआ है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मुझे गिवन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो वो मुझे मिलीलीटर में दिया हुआ है, और वो मुझे दिया हुआ है 100 मिलीलीटर। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड किया कि मुझे कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और फिर आपने क्या किया, पूरे तरीके से जो भी डाटा आपको क्वेश्चन में दिया था आपने लिख दिया। अब एक एक करके आपको बस डाटा को फॉर्मूले में पुट आउट करना है, जहाँ पे गिवन मास आपको पता है 58.5 है, मल्टीप्लाई में आपके पास 1000 का 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके लिए मोलर मास 58.5 है, मल्टीप्लाई में आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में 100 दे रखा है। तो आपने सारे वैल्यू को पुट आउट कर लिया। यहाँ पे 58.5 से 58.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो मोलैरिटी निकल कर आएगी आपके पास वो 10 मोल पर लीटर, ये आपके पास मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये 10 मोल पर लीटर का मतलब क्या है कि 10 मोल NaCl के 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि इन ए सॉल्यूशन 10 मोल्स ऑफ NaCl आर डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप सिंपल कह सकते हो कि सर 10 मोल NaCl के हैं जो 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है। तो मोलैरिटी से आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, और क्वेश्चन करने का देखिए एक पैटर्न है, जहां पे इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आप आगे जाके किसी भी न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर हमने मोलैरिटी जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स को भी फिनिश कर लिया। अब आपके सिर्फ 3 और कंसंट्रेशन टर्म बचे हैं, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, जहां पे आपको नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और ppm के बारे में पढ़ना है। और ये तीनों के तीनों कंसंट्रेशन टर्म आपके लिए बिल्कुल ही ज्यादा फ्रेश है। देखिए ये सारी चीजें तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखी थी, लेकिन जो 3 कंसंट्रेशन टर्म है वो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है। तो उन तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उन तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।